Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the fourth lecture of Simple Harmonic Motion. Basically इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस. तो चलिए शुरुआत करते हैं. तो हमारा पहला हेडिंग है कॉम्पोजिशन ऑफ टू SHMs. तो देखिए क्या लिखा है. A simple harmonic motion is produced when a restoring force proportional to the displacement acts on a particle. बिल्कुल सही बात है. हम लोगों ने देख रखा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी हो सकता है जब उस पर कोई ऐसा फोर्स लग रहा हो जिसका मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा हो, उसके डिस्प्लेसमेंट के, है ना, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. इफ द पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस each of which can produce a simple harmonic motion, the resultant motion of the particle is a composition of two simple harmonic motions. मतलब कि इनका कहना यह है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल है हमारे पास और उस पर दो ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं जो कि अगर मान लीजिए कि इंडिविजुअली लगते, मान लीजिए कि उसके ऊपर F1 फोर्स लग रहा है, F1 वेक्टर, और एक लग रहा है F2 वेक्टर, ये दोनों फोर्सेस पर लग रहे हैं, सच दैट कि अगर सिर्फ F1 वेक्टर लगता है इस पर तो भी SHM करता, और अगर सिर्फ F2 वेक्टर लगता तो भी ये क्या करता, SHM करता, है ना. तो उसी वही यहाँ पर लिखा है. तो द रिजल्टेंट मोशन ऑफ द पार्टिकल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस. तो इसी को हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली एनालाइज करेंगे. तो चलिए, लेट R1 वेक्टर डिनोट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इफ द फोर्स F1 वेक्टर अलोन एक्ट्स ऑन इट. मतलब कि मान लीजिए कि उस पर सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा होता, मान लीजिए उस पर सिर्फ और सिर्फ F1 वेक्टर लग रहा होता, तो उसकी t टाइम पर क्या पोजीशन रही होती, लेट अस से R1 वेक्टर. उसी तरीके से R2 वेक्टर मैंने क्या कह दिया कि अगर उस पर सिर्फ अकेले फोर्स कितना लग रहा होता, F2 वेक्टर, तब उसकी पोजीशन क्या होती, R2 वेक्टर एट एनी टाइम t. तो यहां पर हम लोग न्यूटन्स लॉज लगा करके क्या लिख सकते हैं, m इंटू d2r1 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर. और इसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इंटू d2r2 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F2 वेक्टर, है ना. तो यहां पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, अगर सिर्फ F1 वेक्टर एक्ट कर रहा होता तो उस हिसाब से हम लोगों ने यहां पर लिख दिया ना, मास इनटू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर, जो कि उसका एक्सेलरेशन बन जाएगा. क्लियर है यहां तक. तो चलिए अब एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं. तो क्या आ जाएगा यहां से, m इंटू d2 बाय dt स्क्वायर, और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, और राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर. तो आप इस इक्वेशन को जरा देखिए और समझने की कोशिश करिए कि इक्वेशन आपको क्या बताना चाह रही है ना. जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, ये जो इकट्ठे एक टर्म आया है ना, ये पूरा का पूरा, इसको बेसिकली मैं नाम क्या दे सकता हूँ, इसको मैं नाम दे सकता हूँ R वेक्टर. ये R वेक्टर मुझे क्या बता रहा है, इट इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन बोथ द फोर्सेस एक्ट. क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखिए क्या लिखा है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर. तो ये F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर क्या है, ये बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स है ना. और ये रिजल्टेंट फोर्स है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पर ये m इंटू d2 ऑफ क्या है, गया ये हो जाएगा R वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर, है ना. क्योंकि ये वाला टर्म ओवरऑल क्या कहलाएगा, ये एक्सेलरेशन कहलाएगा, क्योंकि नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. तो इसका मतलब जो अंदर टर्म है वो क्या है, वो पोजीशन वेक्टर बता रहा है. तो हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने यहाँ से ये सीखा कि अगर देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग, F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर टुगेदर ऑन अ पार्टिकल, देन व्हाट कैन वी डू, वी कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट. और वो कैसे मिलेगा, इट विल बी गिवन बाय R वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर. जहां पर R1 वेक्टर क्या है, अगर सिर्फ F1 वेक्टर लग रहा होता तो उसकी पोजीशन क्या होती, अगर सिर्फ F2 वेक्टर लग रहा होता तो उसकी पोजीशन क्या होती, वो R2 वेक्टर बता रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. क्लियर है ये बात. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी. क्लियर है. चलिए, तो हम लोग बहुत प्यारा टॉपिक पढ़ रहे हैं. इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले, अगर ये दोनों फोर्सेस ऐसे होते कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में SHM करवा रहे होते, जैसे अगर एक फोर्स के कारण
ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के लॉन्ग एसएचएम कर रहा है, तो दूसरे फोर्स की भी वजह से क्या हो रहा है, वो पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही एसएचएम कर रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, फर्स्ट फोर्स वुड अलोन प्रोड्यूस अ एसएचएम गिवन बाय x1 इज इक्वल टू लेटर से a1 साइन ओमेगा टी लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर सिर्फ इस पार्टिकल पर सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा होता, F1 वेक्टर लग रहा होता, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होता वो कैसे वेरी करता, एज x1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी। तो ये क्या आ गया, ड्यू टू F1 वेक्टर। इसी तरीके से सेकेंड फोर्स अगर सिर्फ एक्ट कर रहा होता, तो लेटर से कि उसकी पोजीशन क्या होती, x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। मैंने यहाँ पर क्या सेम रखा है दोनों का, मैंने दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी को सेम रखा है। और क्या अलग रखा है यहाँ पर, हो सकता है कि उन दोनों का फेज अलग हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक के लिए ओमेगा टी लिखा तो दूसरे के लिए ओमेगा टी प्लस डेल्टा लिखा, जिसका बेसिकली मतलब क्या हो गया कि दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है, डेल्टा का है। ठीक है, और क्या मैंने मेक श्योर करा, मैं ये बात मेक श्योर करी कि बोथ द मोशंस आर अलोंग द एक्स डायरेक्शन, है ना, बोथ द मोशंस आर अलोंग द एक्स डायरेक्शन, है ना, तभी मैंने x1 और x2 लिखा है। क्लियर है, यही हमारा पहला केस है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, a1 वेक्टर और a2 वेक्टर। तो देखिए a1 वेक्टर क्या है, पहले वाले फोर्स की वजह से जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो है, और a2 क्या है, सेकंड, है ना, जैसे कि जो ड्यू टू f2 वेक्टर जो यहाँ पर एम्पलीट्यूड आ रहा है वो a2 है ना। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी सेम रखी है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है, और डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है उनके एम्पलीट्यूड, और देयर कैन बी अ फेज डिफरेंस डेल्टा आल्सो। तो अब आप बताइए कि रिजल्टेंट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कैसे आएगा, रिजल्टेंट पोजीशन, है ना, वो कैसे हम लोग निकालेंगे। हम लोगों ने अभी अभी देखा था कि हमारे को क्या करना होगा, x1 और x2 को ऐड करना होगा। अब चूंकि दोनों जो है सेम एक्सिस के अलॉन्ग है, इसीलिए हम लोग वेक्टर साइन नहीं भी लगाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्योंकि दोनों तो सेम एक्सिस के अलॉन्ग है। तो हम लोग सिंपली यहाँ क्या लिख सकते हैं, जो नेट x आएगा वो कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2। तो अपने को क्या करना है, अगर रिजल्टेंट पोजीशन निकालनी है ना, अगर दोनों फोर्सेस साथ में लग रहे हैं, तो अगर अपने को नेट पोजीशन निकालनी है पार्टिकल की, तो क्या करना होगा, x1 में x2 ऐड करना होगा। इसका मतलब हमारे को a1 साइन ओमेगा टी में क्या ऐड करना होगा, a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो देखिए अपने को क्या स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसको ओपन कर देते हैं, जैसे x बराबर a1 साइन ओमेगा टी तो लिख दिया मैंने, प्लस a2 के बाद आगे क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ डेल्टा प्लस साइन ऑफ डेल्टा कॉस ऑफ ओमेगा टी, है ना, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। अब फर्दर देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर साइन ओमेगा टी वाले टर्म्स को एक चलिए क्लब कर देते हैं। जैसे साइन ओमेगा टी मैंने यहाँ लिख दिया ना, अब यहाँ पर क्लब कर देते हैं जो इसके साथ आ रहा है। क्या क्या आ रहा है इसके साथ, a1 प्लस a2 कॉस ऑफ डेल्टा, है ना। तो ये मैंने साइन ओमेगा टी के साथ वालों को क्लब कर दिया, प्लस क्या कर देंगे, प्लस अब कॉस ओमेगा टी लिख देते हैं, और उसके साथ देखते हैं क्या क्या टर्म आएगा। इसके साथ आएगा a2 साइन ऑफ डेल्टा, सिर्फ इतना ही टर्म आएगा ना। यहां पर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट। तो चलिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए c कॉल कर देता हूं, और a2 साइन डेल्टा भी क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, तो इसको मैं चलिए d कॉल कर देता हूं। तो बेसिकली मेरे पास एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या आ गई, x इज इक्वल टू c साइन ओमेगा टी प्लस d कॉस ओमेगा टी। अब देखिए इस इक्वेशन को देख करके आपको क्या क्लिक कर रहा है, यहां पर इसे सिंप्लीफाई कर पाना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक चीज हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के फॉर्मेट में अगर बन पाता तो बहुत बढ़िया बात रहती। तो देखिए ऐसा करने के लिए क्या किया जा सकता है, एक ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग, है ना, जिसमें C और D जो है वो बेस और परपेंडिकुलर हो जाए। तो ये रहा वो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया है
जिसमें सी और डी को मैंने साइड्स लिए हैं, तो ऑब्वियस है कि ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अपने पास मान लीजिए कि इस एंगल को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, मान लीजिए एप्सिलॉन नाम दे देता हूँ। तो यहाँ से देखिए कॉस ऑफ एप्सिलॉन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा सी अपॉन अंडर द रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और यहाँ से साइन ऑफ एप्सिलॉन कितना आ जाएगा, साइन ऑफ एप्सिलॉन आ जाएगा डी अपॉन अंडर द रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। तो इससे देखिए फायदा क्या हुआ, अब यहाँ पर ये जो c है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर द रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कॉस एप्सिलॉन, और d को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर द रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू साइन एप्सिलॉन, जिसके कारण रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और बाहर आ जाएगा। तो चलिए ये काम भी कर लेते हैं। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये तो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, आप देखिए अंदर बच जाएगा c के बदले हम लोग लिख सकते हैं cos एप्सिलॉन, है ना, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो है ही, इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा साइन ऑफ एप्सिलॉन कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पर देखिए हमने जिस फॉर्मेट में चाहा था उस फॉर्मेट में तो हम लोगों ने बना दिया। तो x बराबर बेसिकली क्या हो गया, अंडर द रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और अंदर क्या बन गया, अंदर बन गया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रिजल्टेंट किस फॉर्मेट में आ गया, x इज इक्वल टू लेटर से a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन। तो नोटिस वर्दी बात क्या है कि यहाँ पर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ रही है वो वही आ रही है जो इंडिपेंडेंट एसएचएम्स की थी, और यहाँ पर उसका एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, एम्पलीट्यूड आ रहा है a इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एप्सिलॉन क्या आ गया, एप्सिलॉन एक तरीके से बिहेव कर रहा है एज नया फेज कांस्टेंट, है ना। अब मैं चाहता हूं कि एक बार आप देख लें कि हमने c किसे माना था, c माना था a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा को, और d किसे माना था a2 साइन डेल्टा को। तो चलिए इसकी वैल्यू नीचे भर देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पर c और d की वैल्यू भर दी। तो यहाँ से देखिए a कितना आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा प्लस a2 साइन डेल्टा, मतलब a2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर डेल्टा भी आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा है इनसाइड द रूट, है ना। तो चलिए इसको थोड़ा क्लब करने की कोशिश करते हैं। a बराबर क्या आ जाएगा फाइनली, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा मिलकर के a2 स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जा रहा है a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा प्लस a2 का होल स्क्वायर। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि आप इस ट्रायंगल को भी देखें ताकि यहां से आपको समझ में आए कि tan ऑफ एप्सिलॉन कितना आ जाएगा, tan ऑफ एप्सिलॉन आ जाएगा d अपॉन सी। तो चलिए नीचे आते हैं और d अपॉन सी की वैल्यू निकालते हैं। tan ऑफ एप्सिलॉन को मैं लिख सकता हूं d अपॉन सी, और d कितना है, d है a2 साइन ऑफ डेल्टा, और c कितना है a1 प्लस a2 कॉस ऑफ डेल्टा, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, a इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा प्लस a2 स्क्वायर, और tan ऑफ एप्सिलॉन, है ना, tan ऑफ एप्सिलॉन कितना आ रहा है, ये आ रहा है a2 साइन ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 कॉस ऑफ डेल्टा, है ना। तो ये हमारे को क्या मिल गया, हमारे को a भी मिल गया और बेसिकली एप्सिलॉन भी मिल गया। और हम लोगों को पता ही कि आंसर हम लोग किस फॉर्मेट में दे रहे हैं, x इज इक्वल टू, मतलब जब दोनों फोर्सेस लग रहे हैं तब रिजल्टेंट जो मोशन हो रहा है उसके हिसाब से जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस एप्सिलॉन। और हमारे को ये सारी चीजें पता चल गई कि a कितना है और एप्सिलॉन कितना है। तो बेसिकली क्या समझ में आया कि ये एक SHM करेगा, है ना, जिसका एम्पलीट्यूड ये रहा और जिसमें इनिशियल फेज क्या है, इनिशियल फेज है एप्सिलॉन। तो जो रिजल्ट आया ना उसको देख करके मुझे और आपको दोनों को एक ख्याल आ रहा होगा, और वो ख्याल क्या आ रहा है कि जो रिजल्ट आया वो कैसा आया था,
आप याद करिए कि जो नेट एम्पलीट्यूड आया वो कैसा आया, अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा, है ना। और यहां से हम लोग देखा कि tan ऑफ एप्सिलॉन वो कितना आ रहा था, tan एप्सिलॉन आ रहा था a2 साइन डेल्टा अपॉन a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा। तो इन रिजल्ट्स को देख करके आपको ये स्ट्राइक कर ही रहा होगा कि ऐसा हम लोगों ने और कब हासिल करा था, ऐसा हम लोगों ने हासिल करा था जब हम लोगों ने वेक्टर एडिशन किया था, है ना। लेट अस से कि मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर होता सच दैट उसका मैग्नीट्यूड होता a1, एक और वेक्टर होता जिसका मैग्नीट्यूड होता a2, और दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता, उन दोनों के बीच में अगर एंगल होता डेल्टा, तो हमें पता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आता उसका मैग्नीट्यूड a हो जाता, और साथ ही साथ जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है ना उसका बेस के साथ एंगल कितना होता, एप्सिलॉन होता, सच दैट tan डेल्टा tan ऑफ एप्सिलॉन इतना ही आता। तो देखिए वेक्टर मेथड को मैं इस तरीके से बताना चाह रहा था कि अगर a1 मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर होता, a2 मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर होता और उन दोनों के बीच में एंगल कितना होता, डेल्टा होता, तो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड a आता और जो एंगल a1 के साथ वो बनाता वो कितना आता, एप्सिलॉन बनाता। तो यहां से तुरंत अपने को स्ट्राइक करा कि इतनी ट्रिग्नोमेट्री का जब इस्तेमाल हो रहा है, इतना लेंदी जब प्रोसेस जा रहा है, तो उससे आसान प्रोसेस जब अपने को एक दिख रहा है तो क्यों ना हम लोग एग्जाम में या फिर कभी भी सॉल्व करने के लिए खुद से यही वाला तरीका अपनाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वेक्टर्स है, ये वेक्टर्स नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री वही रिजल्ट आता अगर मैं इन्हें क्या मान लेता, अगर मैं इन्हें वेक्टर मान करके सॉल्व करता तो भी यही रिजल्ट आता। क्लियर है। तो यही कहलाता है वेक्टर मेथड ऑफ कंबाइनिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस। तो अब सिमिलरली हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि दो से ज्यादा अगर वेक्टर होते, मतलब दो से ज्यादा अगर इस पर फोर्सेस एक्ट कर रहे होते, तब हम लोग रिजल्टेंट किस तरीके से निकालते। तो आप देखिए यहाँ पर लेटर से की इक्वेशंस बनती, अगर सिर्फ f1 वेक्टर उस पर एक्ट करता तो होता लेटर से x1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी। लेटर से कि जब उस पर सिर्फ f2 वेक्टर एक्ट कर रहा होता तो उसकी पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आती x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस लेटर से डेल्टा 1। और इसी तरीके से मान लीजिए उस पार्टिकल पर अकेले कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होता, f3 वेक्टर, तब उसकी जो पोजीशन है x3 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आती, a3 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा 2, मान लीजिए ऐसी आती। तो अब हम लोग कैसे निकाले रिजल्टेंट, तो बहुत आसान है, यूजिंग वेक्टर मेथड हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग किस तरीके से निकालते हैं रिजल्टेंट। इसे मान लीजिए बोल देते हैं कि ये a1 मैग्नीट्यूड है, ये a2 मैग्नीट्यूड है और ये a3 मैग्नीट्यूड है। तो इस तरीके से तीन वेक्टर्स हम लोग बनाते किस किस एंगल पर, जैसे एक है ओमेगा टी प्लस जीरो पर तो उसे जीरो एंगल पर दिखाते एक्स एक्सिस के साथ, दूसरे को दिखाते पहले वाले से डेल्टा 1 एंगल पर और तीसरे को दिखाते पहले वाले से डेल्टा 2 एंगल पर, और जो रिजल्टेंट है यही हमारा a कहलाता। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन, जहां पर आपको दिख रहा है कि a और एप्सिलॉन किस तरीके से निकाला जा सकता है यूजिंग वेक्टर मेथड। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है ना उसके ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं। अ पॉइंट मास इज सब्जेक्टेड टू टू साइमल्टेनियस साइनोसॉइडल डिस्प्लेसमेंट्स इन x डायरेक्शन, और x1 कितना दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है a साइन ओमेगा टी, और x2 कितना दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 वैसे कितना एंगल हो जाता है, 120 डिग्री, है ना। अब ये कह रहा है कि एडिंग अ थर्ड साइनोसॉइडल डिस्प्लेसमेंट x3 इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस 5 ब्रिंग्स द मास टू अ कंप्लीट रेस्ट। अब ये बोल रहा है कि b और phi की वैल्यूज बताइए। तो चलिए हम तो अपना बेसिक तरीका अपनाते हैं यूजिंग वेक्टर्स। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, दोनों एम्पलीट्यूड्स को मैंने ऐड कर दिया वेक्टोरियली, और इनका रिजल्टेंट किस तरीके का आएगा, इनका रिजल्टेंट आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, है ना। तो 60 डिग्री एंगल पर ये रिजल्टेंट आएगा, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, a cos 60 प्लस a cos 60, मतलब कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा a, है ना। तो यहां पर देखिए मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट बना दिया एट एन एंगल 60 डिग्री,
और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी आ रहा है a, क्योंकि a cos 60 प्लस a cos 60 इज a ओनली। तो अब यहां पर देखिए क्या मैं बोलूंगा कि तीसरा जो हमारा साइनोसॉइडल डिस्प्लेसमेंट x3 आना चाहिए वो इस तरीके से आना चाहिए कि ये जो नेट है वो कैंसिल आउट हो जाए, है ना, जो नेट है वो जीरो हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये कह रहा है कि कंप्लीट रेस्ट पर आ जाए, है ना। कंप्लीट रेस्ट पर आने का मतलब क्या हो गया कि उसका एम्पलीट्यूड जीरो होना चाहिए, तभी तो वो कंप्लीट रेस्ट पर आएगा। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट ए आ रहा है एट एन एंगल 60 डिग्री, तो जो तीसरा एम्पलीट्यूड है उसको किस डायरेक्शन में हम लोग ऐड करें सच दैट कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो हो जाए। आई थिंक सोचना बहुत आसान है, क्योंकि अब ये दोनों गायब हो गए, है ना, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, सिर्फ अपने को क्या दिखाई दे रहा है, ये उनका रिजल्टेंट दिखाई दे रहा है। तो इसके एंटी पैरेलल डायरेक्शन में इतनी ही मैग्नीट्यूड का अगर वेक्टर हम लोग ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, राइट। तो ये देखिए मैंने तीसरा जो एम्पलीट्यूड है ए मैग्नीट्यूड का ही रखना है मुझे, ताकि वो इसको बिल्कुल कैंसिल आउट कर दे। और मैंने कैसे रखा उसे, बिल्कुल एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। एंटी पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, है ना, और ये 60 डिग्री है, और साथ ही साथ हमारे को पता है कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। तो इसका मतलब कि ओवरऑल, है ना, अगर मैं ओवरऑल एंगल ये वाले एंगल की बात करूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज इक्वल टू 240 डिग्रीज। 240 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 4π/3 रेडियन, है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि ये जो तीसरा एम्पलीट्यूड है उसे 4π/3 रेडियन या फिर 240 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमारा x3 क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा मैग्नीट्यूड तो एम्पलीट्यूड का a ही रहेगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 4π/3। तो वापस से सवाल पे आ जाते हैं। सवाल में हमसे पूछा था कि b की वैल्यू कितनी होगी, तो b की वैल्यू होनी पड़ेगी a, और फाई की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, तो फाई की वैल्यू होनी पड़ेगी 4π/3 रेडियन। चलिए बच्चों, तो अब तक तो हम लोगों ने बात करी दो ऐसे फोर्सेस की जो जब किसी पार्टिकल पर लग रहे थे तो वो दोनों इंडिपेंडेंटली एक ही डायरेक्शन में एसएचएम करवा रहे थे। जैसे जब F1 वेक्टर लग रहा था तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही एसएचएम करवा रहा था, F2 वेक्टर लग रहा था तो वो भी सिर्फ एक्स के अलॉन्ग ही एसएचएम कर रहा था। तब हम लोगों ने देखा था कि अगर दोनों फोर्सेस लगेंगे एक साथ तो रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा। अब आ जाइए ऐसे केस में जब हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक फोर्स मान लीजिए कि लग रहा है उस पार्टिकल पर, तो पार्टिकल मान लीजिए एसएचएम कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, लेकिन अगर दूसरा फोर्स अगर लग रहा है ना उस पार्टिकल पर अकेले, तो वो फोर्स क्या करेगा, उसे एक्स के अलॉन्ग एसएचएम नहीं करवा रहा है, उसे परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एसएचएम करवा रहा है, फॉर एग्जांपल अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो वही केस हम लोगों ने लिया है। सपोज टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल, द फर्स्ट अलोन, अकेले अगर पहला फोर्स सिर्फ एक्ट करे तो वो क्या करवाएगा, इट वुड प्रोड्यूस एसएचएम इन एक्स डायरेक्शन सच दैट कि उसकी इक्वेशन क्या आएगी, एक्स बराबर a1 साइन ओमेगा टी। और ये कह रहा है कि अगर दूसरा फोर्स अगर एक्ट करेगा तो वो y के लॉन्ग एक्ट करेगा और वो उस पार्टिकल को एसएचएम करवाता लॉन्ग y एक्सिस। मतलब कि अपने पास क्या क्या आ गया, अपने पास आ गया x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और y बराबर क्या आ गया, a2 साइन ऑफ ओमेगा टी। चलिए थोड़ा और मजेदार बनाने के लिए मैं एक काम करता हूं, ओमेगा टी प्लस डेल्टा कर देता हूं, है ना। यहां पर भी मैं क्या कर देता हूं, a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, एक फेज का भी डिफरेंस आ जाए, है ना। आप ये गलती से भी मत सोचिएगा कि एक x के लॉन्ग है एक y के लॉन्ग है तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है। नहीं 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 नहीं, फेज बच्चों बहुत अलग चीज होती है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर डेल्टा ऐड कर दिया है ना। डेल्टा ऐड करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हो सकता है, पहली वाली इक्वेशन को देखिए, तो पहली वाली इक्वेशन के हिसाब से हमें ये दिख रहा है कि t बराबर 0 पर पार्टिकल कहाँ पर था, ओरिजिन पर था, है ना। वो अपने ऑसिलेशन को बिल्कुल ओरिजिन से चालू कर रहा है और ऐसे 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 मोशन कर रहा है, लेकिन t बराबर 0 पर कहाँ था, मीन पोजिशन पर था। लेकिन y बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा का मतलब क्या हो गया कि अगर उस पर दूसरा फोर्स लग रहा है तो हो सकता है कि t बराबर 0 पर वो अपने मीन पोजीशन पर
नहीं था। हो सकता है कि कहीं और से चालू कर रहा हो, यहाँ से गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, इस तरीके से मोशन कर रहा है, लेकिन t बराबर 0 पर वो अपने मीन पोजीशन पर नहीं था। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, x और y एक्सिस के बीच में 90 डिग्री जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इन दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होगा, है ना, ये जरूरी नहीं है। वो फेज डिफरेंस तो किस तरीके से आता है, फेज डिफरेंस तो इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई वो शुरुआत मतलब कि t बराबर 0 हमने कब असाइन करा है ना। चलिए इस बात पर हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे, तो आपको और आराम से धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। तो चलिए ज़्यादा मैं आपको कैलकुलेशन में नहीं ले जाऊंगा। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे और टाइम को एलिमिनेट करेंगे ना, तो रिजल्टेंट इक्वेशन ये आती है, x2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर माइनस 2xy कॉस डेल्टा अपॉन a1 a2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा। तो इस इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस है? बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये एक एलिप्स की इक्वेशन होती है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पार्टिकल इसका मतलब कि एलिप्स में मूव करेगा, है ना, एलिप्टिकल पाथ में मूव करता रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 1 देखिए, इसे मैं इक्वेशन 1 कह दे रहा हूँ और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दे रहा हूँ। तो हमें क्या दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1 से, कि इक्वेशन नंबर 1 ये बता रहा है कि x कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, -a1 से +a1 तक। और इक्वेशन नंबर 2 क्या बता रहा है, इक्वेशन नंबर 2 अपने को बता रहा है कि y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, -a2 से +a2 तक। तो बेसिकली हमारा जो पार्टिकल है ना वो बाउंड है, कहाँ से कहाँ तक वो ट्रेवल कर सकता है, -a1 से +a1 x के लॉन्ग अगर बात करूं, और y के लॉन्ग कहाँ से कहाँ तक, -a2 से +a2 तक। तो ये देखिए पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, है ना। x के लॉन्ग देखिए, x के लॉन्ग वो कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, -a1 से +a1, और y के लॉन्ग वो कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, -a2 से +a2। तो बेसिकली वो एक रेक्टेंगल में ट्रैप्ड है ना, एक रेक्टेंगल में ट्रैप्ड है, सच दैट कि रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या है, 2a1 बाय 2a2। चलिए तो बेसिकली अपना जो मोटिव है वो कुछ स्पेशल केसेस को देखना है। तो जैसे पहला स्पेशल केस है डेल्टा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर हो जाएगा a1 साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना। x बराबर मैं लिख सकता हूँ a1 साइन ओमेगा टी, और y बराबर कितना आ जाएगा, a2 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अब देखिए यहाँ से आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इसकी क्या दिखाई दे रही है, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, है ना, तो साइन ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अपने पास y अपॉन एक्स कितना आ जाएगा, y अपॉन एक्स आ जाएगा a2 अपॉन a1, है ना। तो यहाँ से अपना फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, y इज इक्वल टू a2 अपॉन a1 इंटू एक्स। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन अपने पास आई है ये किस तरीके की दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है ऑफ द फॉर्मेट y इज इक्वल टू mx जैसी, है ना। मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस इक्वेशन को देख करके अपने को क्या समझ में आ रहा है कि पार्टिकल इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, और उसका जो मीन पोजीशन होगा वो क्या होगा, वो होगा ओरिजिन। उसके अलावा एक और चीज हम लोग देख सकते हैं कि x के लॉन्ग वो मैक्सिमम कितना ट्रैवल कर सकता है, a1 ट्रैवल कर सकता है, और y के लॉन्ग वो मैक्सिमम कितना ट्रैवल कर सकता है, a2 ट्रैवल कर सकता है। तो बेसिकली ये जो लाइन है ना, ये उसका एम्पलीट्यूड बता रहा है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। क्लियर हुई ये बात। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी इक्वेशन कैसी आएगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग कह देंगे कि किसी भी मोमेंट पर मान लीजिए कि उसका पोजीशन वेक्टर हो गया r से, है ना, r डिस्टेंस दूर है वो ओरिजिन से, तो हम लोग r क्या बोल देंगे, r विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो पोजीशन क्या आ गया, अंडर द रूट ऑफ, ये आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और बाहर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये देख करके आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कर रहा है, SHM कर रहा है ना। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, उसकी डायरेक्शन ये ग्रीन वाली लाइन से शो हो रही है। आपको एक मजेदार चीज बताता हूं मैं, ये जो स्ट्रेट लाइन आया है ना,
आपको ये लग रहा हो कि हम लोगों ने तो डिराइव करा था जब, तो एलिप्स की इक्वेशन आनी चाहिए थी शुरुआत में जब हम लोगों ने देखा था किसी भी डेल्टा के लिए। तो ये स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है, ये क्यों स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है? एक्चुअली एलिप्स को, है ना, इस तरीके के एलिप्स को अगर आप और ज़्यादा प्रेस करते जाएं इस तरीके से, तो ये क्या होता जाएगा, ये और ज़्यादा फ्लैट होता जाएगा और धीरे धीरे ये क्या बन जाएगा, ये एक ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन जैसा कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये एलिप्स ही है, लेकिन एलिप्स में जो सेमी माइनर एक्सिस है वो इतनी छोटी हो गई है कि वो आप समझ लीजिए कि वो जीरो ही हो गई है ना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये एक तरीके से एलिप्स का एक स्पेशल केस हो गया। चलिए तो अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड स्पेशल केस है डेल्टा की वैल्यू अगर पाई हो जाए, मतलब कि x बराबर तो a1 साइन ओमेगा टी है, लेकिन y की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। तो यहां से अपने पास बेसिकली y कितना आ जाएगा, y अपने पास आ जाएगा माइनस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अब देखिए x बराबर a1 साइन ओमेगा टी है, y बराबर माइनस a2 साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ से y अपॉन x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ a2 अपॉन a1, है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फिर से इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन की बनी है, लेकिन बस स्लोप इस बार कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इस बार देखिए, इस बार फिर से पार्टिकल ओरिजिन के अबाउट क्या करेगा, SHM करेगा, है ना। और हम लोग यहाँ पर उसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। उसकी इक्वेशन जो है वो कितनी आ जाएगी, R बराबर इस बार देखते हैं कितना आ जाएगा, R बराबर हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन की मैं बात कर रहा हूं। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। R बराबर हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ a1 साइन ऑफ ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस कितना लिख दें, प्लस ये हो जाएगा माइनस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी का भी होल स्क्वायर। तो यहां से आप देखिए R कितना आ जाएगा, R बेसिकली आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और बाहर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना। तो फिर से अपने को दिखाई दे रहा है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन किस तरीके से वेरी हो रहा है, वो हो रहा है साइनोसॉइडल वे में, है ना, साइन ओमेगा टी का फैक्टर आ रहा है। और ये अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर बेसिकली क्या हो गया, उसका ये एम्पलीट्यूड हो गया। और हमें ये भी पता है कि वो कैसे मोशन कर रहा है, वो जो है इस रेड लाइन के अलॉन्ग मोशन कर रहा है सच दैट कि ओरिजिन पे उसका क्या है, मीन पोजीशन है ना। कुछ और बातें भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इस बार जो है पाई का फेज डिफरेंस था, है ना। पाई का फेज डिफरेंस मतलब होता है कि दोनों बिल्कुल आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज होने का मतलब क्या हुआ, आप देखिए x बराबर कितना था, x बराबर था a1 साइन ऑफ ओमेगा टी। मतलब अगर सिर्फ x के अलॉन्ग देखें तो पार्टिकल शुरुआत में अपने मीन पोजीशन पर था और कहाँ जाने की तैयारी कर रहा था, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। लेकिन y की इक्वेशन क्या थी, y की इक्वेशन थी माइनस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी। मतलब इस बार अगर सिर्फ y के अलॉन्ग फोर्स लग रहा होता तो पार्टिकल इस बार ओरिजिन पर तो होता, पर वो नीचे जाने की तैयारी कर रहा होता। तो इसका मतलब कि t बराबर 0 पर अगर हम लोग एक्चुअल पार्टिकल को देखें, जब उस पर दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ से बढ़ेगा आगे, यहाँ पहुँचेगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वापस इधर आएगा। तो कुछ इस तरीके का इसका मोशन होने वाला है। ऑल राइट, तो चलिए अब तीसरा और आखिरी स्पेशल केस लेते हैं, जो कि है डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो डेल्टा बराबर पाई बाई टू में आप देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी, ये तो रहेगा ही, लेकिन y बराबर क्या हो जाएगा, a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। मतलब y बेसिकली कितना हो गया, a2 कॉस ओमेगा टी। अब अगर अपने को एक ट्रेजेक्ट्री निकालनी है ना, तो क्या करेंगे, टाइम को एलिमिनेट करेंगे। तो टाइम को एलिमिनेट करना है और साइन और कॉस दोनों दिया हुआ है, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना हो जाएगा, x अपॉन a1 का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कितना हो जाएगा, y अपॉन a2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ से देखिए अपने पास क्या इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, है ना। तो इस इक्वेशन को देखते ही अपने को ये समझ में आ रहा है कि ये तो एलिप्स की इक्वेशन है, और इस तरीके की एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि x जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, प्लस a1 और माइनस a1 के बीच में रहेगा।
और y कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, -a2 से +a2 तक। तो ये रही उसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन और उसका डायग्राम। अब देखिए इसमें अगर a1 बराबर a2 बराबर लेटर से a हो जा रहा है तो उस केस में आपको समझ में आ रहा होगा कि x² + y² = a² आ जाएगा। तो ये तो किसकी इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन होती है सर्कल की। तो पार्टिकल बेसिकली कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ऑलराइट, और इस केस में पार्टिकल किस डायरेक्शन में मोशन करेगा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, वो हम लोग टाइम की वैल्यू को देख करके डिसाइड कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर वाले इक्वेशन में देखा था, जैसे कि इस सवाल में हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि t बराबर 0 पर पार्टिकल पहले इधर जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से घूम करके वापस से यहाँ आकर के फिर वापस आएगा। तो उसी तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं सर्कल वाले सवाल में भी। जैसे कि अगर हम लोग x बराबर a sin ओमेगा t ले लें और y बराबर a cos ओमेगा t ले लें, तो x बराबर a sin ओमेगा t लेने का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल जो है अगर मैं सिर्फ उस पर x वाली फोर्स को लगाऊं तो पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, शुरुआत में जो है पार्टिकल x एक्सिस के मीन पर है ना, मतलब ओरिजिन पर है और यहाँ से टुवर्ड्स राइट जाना चाह रहा है। और y बराबर a cos ओमेगा t, इसका मतलब क्या हो गया कि t बराबर 0 पर है ना, t बराबर 0 पर पार्टिकल कहाँ पर है, पार्टिकल है y बराबर a पर। मतलब कि पार्टिकल बिल्कुल यहाँ पर है अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर +y पर, और यहाँ से अब ऑब्वियस है कि ये नीचे आने की कोशिश करेगा। तो अपने को इससे और इसे कंबाइन करना है, मतलब कि पार्टिकल जो है ऐसा लगे कि y के अलोंग नीचे आ रहा है और x के अलोंग किधर जा रहा है, टुवर्ड्स राइट जा रहा है। तो ऐसा कब संभव है, ऐसा तभी संभव है, हमें तो ये पता है ना कि पार्टिकल सर्कल में ही मूव करेगा। तो पार्टिकल अगर मान लीजिए कि t बराबर 0 पर यहाँ पर हो और ये इस तरीके का मोशन करना चाह रहा हो, है ना, तब क्या होगा, ये पार्टिकल नीचे की तरफ भी आता हुआ दिखाई देगा और टुवर्ड्स राइट भी जाता हुआ दिखाई देगा। साइमल्टेनियसली ये दोनों ही चीजें होंगी। क्लियर है ये बात। तो अब आपको याद आ रहा होगा जो हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था, नहीं फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था हम लोगों ने, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हिसाब से SHM। तो बेसिकली वहां पर हम लोगों ने देखा था कि अगर एक सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल का प्रोजेक्शन ले x और y के लॉन्ग, तो वो क्या बन जाएगा, वो इंडिविजुअल SHMs बनेंगे। और अब हम लोग उसका उल्टा कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि अगर दो SHM को कंबाइन कर दें जो x और y के लॉन्ग हो रहे हैं, तो वो कैसा मोशन बन जा रहा है, सर्कुलर मोशन बन जा रहा है। क्लियर है ये बात। और इस बार अपना मोशन जो है वो क्लॉकवाइज आया। हम लोग पहले जो भी मोशन लेते थे वो कैसा लेते थे, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि वहां पर हम लोग x बराबर यूज करते थे a cos ओमेगा t और y बराबर यूज करते थे a sin ओमेगा t। चलिए, तो इस लेक्चर के हिसाब से थ्योरी तो अपनी लगभग खत्म हो गई है ना, लेकिन अभी दो सवाल और करते हैं। तो ये सेकंड लास्ट सवाल है हमारा, और सवाल है अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू टू SHMs, one along the x-axis and the other on a line making an angle of 45 degree with the x-axis. The two motions are given by x is equal to x naught sin omega t and s is equal to s naught sin omega t. Find the amplitude of the resultant motion. तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, अगर एक फोर्स लगता तो पार्टिकल x के अलॉन्ग मूव करता, अगर दूसरा फोर्स लगता तो पार्टिकल would be making an angle 45 degree with the x-axis, उस लाइन के लॉन्ग SHM करता। अब अपने को बताना है कि अगर दोनों फोर्सेस लग रहे हैं तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। तो बेसिकली अपने को एक तरीके से पोजीशन वेक्टर चलिए खोजते हैं ना, पोजीशन वेक्टर बताना है शुरुआत में। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर हो जाएगा x नॉट साइन ओमेगा टी। तो चलिए पूरा का पूरा आ गया पहले वाले से, और दूसरा वाला जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, x एक्सिस से कितना बना रहा है 45 डिग्री, तो उसका कंपोनेंट ले लेंगे x के लॉन्ग, तो कितना आ जाएगा प्लस s नॉट साइन ऑफ 45 डिग्री, और साथ में और क्या लिख देंगे, साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये हो गया x के लॉन्ग इसका कंपोनेंट। y के लॉन्ग कितना हो जाएगा, y के लॉन्ग इसका कंपोनेंट हो जाएगा s नॉट। अब y एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाएगा, ऑब्वियसली कि 45 ही बनाएगा, तो s नॉट cos ऑफ 45 डिग्री, और साथ में और क्या लिख दें, यहाँ पर साथ में हमें लिखना होगा साइन ऑफ ओमेगा टी,
है ना, क्योंकि इसका हम लोगों ने y के लॉन्ग प्रोजेक्शन लिया है, पहले वाले का तो y के लॉन्ग कोई भी प्रोजेक्शन नहीं आएगा ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, आई कैप और जे कैप है ना, दोनों को किस तरीके से ऐड करते हैं हमें पता है मैग्नीट्यूड के लिए। तो हम लोग कर देंगे अंडर द रूट ऑफ एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस एस नॉट बाय रूट टू साइन ऑफ ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस क्या कर दें, प्लस एस नॉट बाय रूट टू साइन ऑफ ओमेगा टी का भी होल स्क्वायर है ना। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही तो हो जाएगा। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये कितना बन रहा है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां से आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ, है ना, रूट बड़ा सा बना लेते हैं, बहुत सारे टर्म्स आएंगे, एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस एस नॉट स्क्वायर बाई टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस क्या आ जाएगा, रूट टू एक्स नॉट एस नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साथ में एक और टर्म आ जाएगा प्लस एस नॉट स्क्वायर बाई टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। तो अपने पास देखिए और सिंपल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ये देखिए कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एड अप हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, एस नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसमें और क्या ऐड हो जाएगा, प्लस रूट टू एक्स नॉट एस नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो बड़े आराम से दिख रहा है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी रूट के अंदर है, तो ये कॉमन भी लिया जा सकता है और बाहर चला जाएगा ये। तो क्या आ गया हमारे पास, अंडर द रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एस नॉट स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स नॉट एस नॉट, और बाहर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो ये आ रहा है। अब हमें समझ में आ रहा है कि साइन ओमेगा टी जो है ना, वो कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, -1 से +1। तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म है यही क्या बन गया, ये बन गया इसका एम्पलीट्यूड, है ना। तो बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं कि ये SHM कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड कितना है, अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एस नॉट स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स नॉट एस नॉट। चलिए तो आज के लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं। अपने को दिया है सवाल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल आर गिवन बाय x is equal to 4 cos 60 and y is equal to 6 sin 60. Then the angle between the position vector r vector and velocity vector at time t equal to pi by 12 is. तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि इक्वेशन क्या बनेगी। अपने को x बराबर दिया हुआ है 4 cos 6t और y दिया हुआ है 6 sin 6t। तो यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 लगाने की कोशिश करता हूँ, तो वहां से क्या हो जाएगा, y अपॉन 6 का होल स्क्वायर प्लस x अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, है ना। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई y स्क्वायर अपॉन 36 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, और मुझे साफ समझ में आ रहा है कि ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन है एलिप्स की। चलिए तो इन सारी इक्वेशंस को कंबाइन करके मैंने देखा कि जो ग्राफ है वो इसका एलिप्टिकल आ रहा है, और साथ ही साथ मैंने देखा कि यहाँ पर जो x के लॉन्ग जिसका एम्पलीट्यूड है वो 4 है और y के लॉन्ग जिसका एम्पलीट्यूड है वो 6 है। तो इस तरीके का एलिप्स बन गया हमारे पास, है ना। तो अब देखिए t बराबर 0 पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पार्टिकल यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू क्या आ रही है 0 और x की वैल्यू क्या आ रही है +4। इसका मतलब t बराबर 0 पर पार्टिकल यहाँ पर है। क्लियर है ये बात? और अगर ये हम लोग पता लगाना चाहते हैं कि अगले मोमेंट पर पार्टिकल कहाँ जाएगा, है ना, मतलब वो क्लॉकवाइज सेंस में मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो देखना भी बहुत आसान है अगर आप इसके कंपोनेंट्स को देखिए। जैसे कि x बराबर 4 cos 60 को देख रहे हैं, तो इसको देख के ये समझ में आ रहा है कि पार्टिकल x के लॉन्ग तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो इधर आने की कोशिश करेगा। लेकिन y के लॉन्ग देखिए, y बराबर 6 sin 60, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल जो है वो अब ऊपर जाने की फिराक में है। इसका मतलब कि ये जो रेड डॉट से मैंने जो इसकी इनिशियल लोकेशन डिनोट करी है, इसको अब फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तभी ये ऊपर भी जा सकता है साइमल्टेनियसली और लेफ्ट की तरफ भी जा सकता है साइमल्टेनियसली, है ना। तो ये तो हमने डिकोड कर लिया कि यहाँ पर जो मोशन है वो पार्टिकल का कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज,
है ना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसका मोशन होगा। क्लियर है ये बात? अब हमसे बात करने की बोली गई थी टी बराबर कब के लिए, हमसे बोला गया था टी बराबर π/12 के बारे में चर्चा करने के लिए, है ना। तो चलिए एक बार देखते हैं टी बराबर π/12 रख के x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4 cos 6 मल्टीप्लाइड बाय π/12। मतलब ये कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, मतलब x बराबर 0 हो गया। अब y बराबर कितना आ जाएगा, 6 sin 6 π/12, है ना। तो मतलब ये तो कितना आ गया, ये तो 6 आ गया। इसका मतलब ये कब की बात कर रहा है, जब पार्टिकल यहाँ पर होगा। तो हमें ये पता है कि पार्टिकल कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, और इस समय पार्टिकल टॉप मोस्ट लोकेशन पर है। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इस मोमेंट पर कैसी होगी, इसकी वेलोसिटी इस मोमेंट पर एक ही ऑप्शन है, ऐसी हो सकती है। तो हमसे क्या पूछा गया था, एक बार सवाल देखिए। हमसे बोला गया था एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, मतलब कि पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ये वाला वेक्टर है ना, आर वेक्टर, ये हो जाएगा। और किसके बीच में एंगल बोला था, और बोला था वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया। बोला है कि इन दोनों के बीच में बताइए एंगल कितना होगा। तो बहुत आसान है देखना, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं π/2 रेडियन। तो इसी के साथ हमारा 4th लेक्चर बच्चों खत्म हो जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। और अब इसके बाद एक और टॉपिक रह रहा है जिसमें हम लोग डैम्पिंग और फोर्स्ड ऑसिलेशन वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। पर हाँ, वो थियोरेटिकल टॉपिक रहेगा, जो मेजर कैलकुलेटिव टॉपिक है वो अब तक खत्म हो चुका है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इन टॉपिक्स की, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही लॉजिकल है, और होम असाइनमेंट कर लीजिएगा ताकि आपके टॉपिक्स जो है वो एकदम परफेक्ट हो जाए। ऑल राइट बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।